यार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये सुन के ही डर लग रहा है। एक अकेला इंसान 17 लोगों को कैसे मार सकता है भाई? बिल्कुल भाई, 17 लोगों को एक अकेला इंसान ने मारा था। शुभ, ये रियल स्टोरी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। बिल्कुल रियल स्टोरी है निधि, क्योंकि एक अकेला इंसान ने 17 लोगों को एक के बाद एक मारा था। क्या बात कर रहा है भाई, सच में? थोड़ा सा एक्सप्लेन करियो। देख, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, बट ये स्टोरी सुनने के बाद शायद तुम दूसरों के ऊपर तो छोड़ो, खुद के ऊपर भी यकीन करने के लिए 2 बार सोचोगे। यार शुभ, डराना बंद कर। चल बता, स्टोरी क्या है? तुम लोगों को स्टोरी सुनना है ना, तो फिर लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट मॉन्स्टर इन द होल क्राइम वर्ल्ड, जेफरी डेमर। जेफरी डेमर एक ऐसा नाम जो टिल डे क्राइम सीन में द मॉन्स्टर नाम से जाना जाता है। ये कहानी तब शुरू होती है जब जेफरी का जन्म 21 में 1960 यूएस में हुआ था। आप सबके घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही होंगे, एम आई राइट? बट इन जेफरीज केस दिस वाज समथिंग डिफरेंट। शादी के बाद से जेफरी के मम्मी और जेफरी के पापा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। उनको ये लगा था कि शायद जेफरी होने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। जेफरीज फादर वॉज अ साइंटिस्ट। 90% ऑफ द टाइम वो घर से बाहर रहते थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स और अपने रिसर्च में बिजी। एंड जेफरी की मम्मी एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की पेशेंट थी। जेफरी के पापा नहीं रहने के कारण से वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करती थी, एंड दैट्स वाई वो डिप्रेशन पिल्स की सहारा लिया था। जेफरी के पापा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये पिल्स का साइड इफेक्ट शायद जेफरी को हो सकता था। एंड ऐसे ही कुछ हुआ। जब जेफरी का जन्म हुआ, ही वॉज डायग्नोस्ड विद डबल हर्निया। ऑपरेशन होने के बाद इट वॉज प्रीटी विजिबल कि जेफरी का माइंडसेट और उसका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा था उनके मम्मी पापा का रेगुलर फाइट्स की वजह से। जेफरी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना, दोस्ती करना वॉज नॉट जेफरीज कप ऑफ टी। जेफरी को पसंद था कीड़े मकोड़े पकड़ना। कीड़े मकोड़े पकड़ के उनको घर में ले आके बंद करके रखना और उसको देखते रहना जेफरी को बहुत पसंद था। जब जेफरी के पापा को जेफरी का इस इंटरेस्ट के बारे में पता लगा, तब वो जेफरी को लेके हर वीकेंड में लॉन्ग ड्राइव लेके जाना चालू कर दिया। जेफरी और उनके डैड लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और उधर जाके वो लोग ऐसे कीड़े मकोड़े पकड़ के लेके आते थे, और उसके बाद जेफरी के डैड जेफरी को उसके बारे में एक्सप्लेन करते थे। ऐसे ही एक दिन जब जेफरी के डैड और जेफरी लॉन्ग ड्राइव से घर वापस आ रहे थे, तब उनके रास्ते में एक मरा हुआ रकून पड़ा हुआ मिला। जेफरी के पापा उस मरे हुए रकून का बॉडी को लेके घर वापस आए, और घर वापस आने के बाद जेफरी के सामने ही अपने डाइसेक्शन टूल्स लेके उस मरे हुए रकून का बॉडी को डाइसेक्ट करने लगा, और जेफरी को उस मरे हुए रकून के बॉडी के हर ऑर्गन्स के बारे में बताने लगा। उनको तो शायद ये लग रहा था कि वो जेफरी को और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए ये सब कुछ दिखा रहा था, बट शायद ही उन्हें पता था वो खून और वो डाइसेक्शन देख के जेफरी के मेंटल स्टेट में वो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। धीरे धीरे जब जेफरी बड़ा होने लगा, he started realizing that sexually he wasn't straight and he was attracted towards boys। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के वजह से जेफरी का कभी भी स्कूल डेज में कोई दोस्त नहीं बना। ही वॉज कम्प्लीटली लोनली। और इसी बीच में जेफरी के मम्मी पापा के बीच डाइवोर्स हो गया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फाइट्स। जेफरी के मम्मी को जेफरी और डेविड का कस्टडी मिला। डेविड जो कि जेफरी का भाई था, बट जेफरी के मम्मी सिर्फ डेविड को लेके अपना रिलेटिव के घर में शिफ्ट हो गए। एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जेफरी के पापा भी एक मोटेल में शिफ्ट हो गए। एंड शायद दिस वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ जेफरी। वो धीरे धीरे नशा करना चालू कर दिया। ही वॉज कंप्लीटली अल्कोहलिक बाय सम टाइम, और इसी हैबिट्स की वजह से वो कुछ ही दिनों में स्कूल से उनको निकाल दिया गया, बिकॉज वो स्कूल में बियर और दारू पी के जाने लगा था। जब जेफरी के पापा को ये सब कुछ पता लगा, तब वो जेफरी को समझाने की कोशिश किया और उनको फाइनली मिलिट्री में दाखिला करवाया। बट उधर भी
जेफरी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। जेफरी मिलिट्री में मेडिसिन डिपार्टमेंट में था ड्यू टू हिज कीन इंटरेस्ट इन मेडिसिन एंड ड्रग्स, बट मिलिट्री से भी उसको बहुत ही जल्द सस्पेंड कर दिया गया एज बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। एंड ये सब कुछ के बाद जेफरी के पापा फेड अप होके उनको दादी के साथ भेज दिए रहने के लिए। तो उधर कुछ दिन तो जेफरी बहुत नॉर्मल था एंड दादी को अपने कामों में हाथ बटा रहा था एंड काम में हेल्प कर रहा था, बट आफ्टर फ्यू डेज वो अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। तो एक दिन उसे एक हिच हाइकर मिला जिसको एक कंसर्ट में जाना था और पैसे ना रहने की वजह से वो लिफ्ट मांग रहा था और जेफरी ने उसे ये बोलकर घर लाया कि शाम को उसे भी उस सेम वेन्यू में जाना है। साथ में कुछ देर बियर पीने के बाद जब वो हिच हाइकर वो वेन्यू पे जाने की बात किया तब आउट ऑफ नोवेयर जेफरी ने एक 10 पाउंड का डंबल लेके उसके सर में मार दिया एंड अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट सर्वाइव एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर क्राइम कमिटेड बाय जेफरी डेमर। एंड सून उसको ये रियलाइज हुआ वो इस बॉडी को ऐसे कहीं भी फेंक के नहीं रख सकता था और इसलिए उसको अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वो अपने पापा के साथ ऐसे इंसेक्ट्स पकड़ के लाता था, उन्हें मारता था और फिर उसको डाइसेक्ट करके फेंक देता था। इन दैट सेम वे अब वो इस बॉडी को भी डाइसेक्ट करने लग गया एंड आफ्टर दैट उस बॉडी को डिसमेंटल करके अपने घर के बैकयार्ड में दबा दिया। After the first killing was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance. कुछ ही दिन बाद जेफरी अपना नाम एक गे नाइट क्लब में रजिस्टर करवाया और उसके बाद से वो हर रात उसी क्लब में जाता था पार्टीज करने के लिए। एंड वन सर्टेन नाइट ही अप्रोच्ड अ गे डांसर फॉर $50 एक फोटोशूट के लिए। एंड आई गेस आप लोग समझ ही रहे हो ये कैसे टाइप का फोटोशूट होने वाला था। तो फाइनली बहुत प्लीड करने के बाद जब वो डांसर रेडी हो गया था जेफरी के बात मानने के लिए, तब जेफरी उस डांसर को लेके अपने दादी के घर आ गया था। एंड आफ्टर हैविंग अ गुड टाइम विद द डांसर, जब सुबह वो निकलने वाली थी तो जेफरी उसे भी मार के और उसके बॉडी को डाइसेक्ट करके सेम उसी का बैकयार्ड में गाड़ दिया। और अब जेफरी इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्राइम करने लगा था। एक के बाद एक लोगों को वो उसी क्लब से उठाने लगा, वही सेम $50 का झांसा दिखा के। जितने भी लोग उसके झांसे में आ जाते थे, पहले तो जेफरी उनको फ्री ड्रिंक्स ऑफर करता था, जो ड्रिंक्स में वो पहले से नशीले पदार्थ मिला के रखता था और जैसे ही ये लोग उस ड्रिंक को कंज्यूम करता था वो लोग बेहोश हो जाते थे। और उसके बाद जेफरी पहले तो उनके बॉडीज को डाइसेक्ट कर देता था और फिर उन डाइसेक्टेड बॉडीज के साथ वो अपना सेक्सुअल नीड्स पूरा करता था और जैसे उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता था वो बॉडीज को और ज़्यादा डाइसेक्ट करके उसको डिसमेंटल करके वही सेम जगह में गाड़ देता था। एंड इसी दौरान जेफरी के नानी को भी जेफरी के ऊपर शक होने लगा था। ऐसे रेगुलरली अलग अलग लड़कों को अपने रूम में लाना जेफरी के नानी को भी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा था। बट इन द सेम वे वन सर्टेन डे जेफरी अपना 5th विक्टिम को सेम क्लब से पकड़ के लाया और फिर उसको वो ड्रिंक्स पिलाया। बट फॉर्चुनेटली उस विक्टिम का लक बहुत अच्छा था कि जब वो बेहोश हो गया तो उसी टाइम पे जेफरी का नानी जेफरी के रूम में आ गया था। एंड द होल नाइट जेफरी का नानी वो विक्टिम के पास बैठा था जस्ट बिकॉज जेफरी ने ये बताया था कि ये मेरा दोस्त है और इसका तबीयत खराब हो गया है। मॉर्निंग में सरप्राइजिंगली जब विक्टिम का आंख खुला तब वो एक बस स्टैंड में खड़ा हुआ मिला था। सरप्राइजिंगली किसी को नहीं पता चला आज तक कि वो उधर कैसे पहुंचा था। एंड जब ये सब कुछ वो विक्टिम जाके पुलिस को नरेट किया तब टू योर सरप्राइज पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया जस्ट बिकॉज वो विक्टिम ब्लैक था और ये गे का मैटर था। बहुत ज्यादा स्टीरियोटिपिकल है, एम आई राइट? बट सच में अगर उस पॉइंट में पुलिस थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेता और जेफरी को पकड़ लेता तो शायद
और 14 जान बच जाते। ये सब कुछ देख के अब जेफरी के नानी को भी जेफरी को घर में रखना नहीं था और इसलिए वो जेफरी को घर से बाहर निकाल दिया। बट नाउ जेफरी वॉज एट अ डिफरेंट लेवल। अब वो यही क्राइम 5 स्टार होटल्स में करने लगे। वो ऐसे लोगों को होटल्स में बुलाता था और फिर वही नशीले ड्रिंक पिलाता था और जब ड्रिंक पी के लोग बेहोश हो जाते थे तो इन दैट सेम प्रोसेस पहले उनके साथ अपने सेक्सुअल डिजायर्स मिटा के फिर उन बॉडीज को डाइसेक्ट करता था। I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. स्टोरी का सबसे डार्केस्ट पार्ट तो अब आने वाला था जब जेफरी खुद ये बात माना अपने इंटरव्यू में कि ही वॉज अ कैनिबल। कैनिबल मतलब अब सिर्फ वो बॉडीज को डाइसेक्ट करके फेंक नहीं रहा था बल्कि बॉडीज को खा भी रहा था। इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? बताता हूँ ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। वन फाइन डे इन द सेम वे जब जेफरी अपना विक्टिम को अपने फ्लैट में लेके आया एंड इन द सेम प्रोसेस उनको वही सेम नशीले ड्रिंक पिला के उसको बेहोश कर दिया एंड आफ्टर दैट वो अपने प्लेजर मिटाया और फिर वो उन बॉडीज को डाइसेक्ट किया। इस बार वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गया था वो बॉडी से और उसको ऐसा था कि उसको वो बॉडी हमेशा उसके सराउंडिंग में फील करना था। तो वो क्या किया, बॉडी को डाइसेक्ट करते वक्त उसके हार्ट और उसके थाइज मसल अलग से बाहर रख दिया और फिर बाकी पूरे बॉडी को वो डिसमेंटल करके गाड़ दिया। वो रखा हुआ हार्ट और थाई मसल को वो खुद पका के खाया था टू जस्ट फील इट इनसाइड हिम। जब इंटरव्यू में उससे ये पूछा गया कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था तो हिज आंसर वाज वेरी सिंपल, फॉर माई प्लेजर। वो लिटरली इतने लोगों को मार रहा था, खा रहा था अपने प्लेजर के लिए। ही हैड नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन। बट बचपन से वही ब्लड, डाइसेक्शन, ये सब कुछ देख के अब जेफरी को बस उसी का वो किलिंग इंस्टिंक्ट, उसका अर्ज को सेटिस्फाई कर सकता था। मतलब खुद को खुश रखने के लिए, खुद का अर्ज फुलफिल करने के लिए वो लोगों को मार रहा था। इन द सेम वे अब उसका विक्टिम बना था एक 14 साल का लड़का। एंड माइट भी जेफरी के जितने भी विक्टिम्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा अनलकी यही था, क्योंकि ये जेफरी के हाथ से एक बार बचने से बावजूद भी पुलिस के गलती की वजह से इसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि जब जेफरी इसको रूम में लेके आया तब इन द सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले जेफरी ने उसको नशीले पदार्थ वाला ड्रिंक पिलाया और फिर वो उसके स्कल में ड्रिल करके उसके अंदर डाइल्यूट एसिड इंजेक्ट कर दिया ताकि वो बेहोश रहे और वो उसका बॉडी पैरालिसिस हो जाए। उसके बाद जेफरी ने अपने लिए ड्रिंक खरीदने के लिए बाहर चला गया, बट फॉर्चुनेटली वो लड़का वो एसिड से फाइट करके सरवाइव कर गया था और जेफरी के आने से पहले ही वो कैसे ना कैसे क्रॉल करके जेफरी के नेवरहुड तक पहुंच गया था। जेफरी का नेवरहुड मतलब जेफरी के पड़ोसी उस लड़के को इस हालत में देखते हुए पहले तो पुलिस को कॉल किया और जेफरी जब वापस आ ही रहा था तब जेफरी के सामने उसके नेवरहुड मतलब उसके पड़ोसी, वो लड़का और पुलिस खड़ा था। एंड तुरंत जेफरी ने एक कहानी बता दिया। जेफरी ने पुलिस को ये नरेट किया कि ये जो लड़का था ये उसका बॉयफ्रेंड था एंड लास्ट नाइट वो लोग एक पार्टी में गया था एंड उधर जाके उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया था एंड उस नाइट को ये लड़का बहुत ज़्यादा ड्रंक भी था जिसके वजह से उसके सर में पता नहीं कैसे चोट लग गया था। एंड विक्टिम बीइंग अ ब्लैक वाज ऑन द रॉन्ग साइड। पुलिस ने जेफरी का ये पूरा कहानी को विश्वास करके
वो विक्टिम को जेफरी के घर में छोड़ के गया। मतलब लिटरली पुलिस उसको मौत के सामने छोड़ के गया। एंड द रीजन वॉज द सेम। पुलिस को ब्लैक्स के मैटर में नहीं पड़ना था, एंड उससे ही बड़ा बात, ये गेज का मैटर था। काश पहले भी जेफरी को रोक दिया होता पुलिस ने। पहले तो छोड़ो, अगर अब भी रोक दिया होता तो शायद इस बेचारे का जान बच जाता। क्योंकि जैसे ही पुलिस और नेवरहुड के लोग उधर से चले गए तो जेफरी ने इसका भी जान ले लिया। और अब जेफरी का क्राइम करने का जो फ्रीक्वेंसी था वो और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर से अब कंप्लीटली डर हट चुका था। दो बार पुलिस के मुंह पे फंसने के बावजूद वो निकल आया था, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर ब्लैक एंड दे वर गेज। कंप्लीटली पुलिस का गलती था इसमें। एंड जो क्राइम वो पहले 2-3 महीने छोड़ के करता था, अब तो वो हफ्ते में एक करने लगा। बट फाइनली जब वो अपना 18th विक्टिम को लेके घर आया, तब उसके फेट में कुछ और ही लिखा था। इन द सेम प्रोसेस इस विक्टिम को भी वो नशीली पदार्थ मिला के ड्रिंक्स में वो ड्रिंक पिला दिया था और उसको हैंडकफ्स पहना दिया था। बट फॉर्चुनेटली वो विक्टिम बेहोश होने के बावजूद प्रॉपर टाइम में उसका होश वापस आ गया था। मतलब जब तक जेफरी उसको मारता उससे पहले उसको होश आ गया था। एंड उसके हाथ में हैंडकफ्स लगे हुए थे और उसे ये जरूर पता लग गया था कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला था, क्योंकि इसके अराउंड में ही जेफरी के सारे डाइसेक्शन टूल्स रखे हुए थे। तो विक्टिम ने जेफरी के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन बिल्ड करने का कोशिश किया ताकि उसका ध्यान भटकाया जाए, और फिर ये दोनों मिलके एक सिनेमा देखने लगे। वो फिल्म चलते वक्त जेफरी ने विक्टिम के चेस्ट पे अपना कान रखा और ये बोला कि अब वो उस विक्टिम का हार्ट को फील कर पा रहा था और वो उसको खाना चाहता था। ये सुनते ही विक्टिम ने जेफरी को मुंह पे एक जोर का पंच मारा और उधर से आंख बंद करके भाग गया। भागते भागते कुछ दूर जाते ही उसको पुलिस का गाड़ी मिला और वो तुरंत पुलिस को ये पूरा इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करके पुलिस को जेफरी के फ्लैट में लेके आया। जब तक जेफरी भागता तब तक उधर 2 पुलिस ऑफिसर आ गए थे। जेफरी एक पुलिस ऑफिसर को मार के भागने ही वाला था, तब तक दूसरे ने आके उसको पकड़ के नीचे गेट डाउन कर दिया। और तब जेफरी के लास्ट शब्द ये थे कि उसने जो गुनाह किया है उसके लिए वो सिर्फ मौत डिजर्व करता है। फर्दर जब वो 2 पुलिस ऑफिसर उस घर का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया तो अंदर जाते ही जेफरी के सारे डाइसेक्शन टूल्स मिले, फ्रिज से वो मांस मिले जो वो काट के रखता था, वो एसिड्स मिले, इवन की सारे डिफरेंट स्केलेटन्स एंड बॉडी पार्ट्स भी मिले जो वो खुद के ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और खुद के अर्ज सेटिस्फाई करने के लिए अपने साथ रखता था। तो अब जेफरी के पास कुछ नहीं बचा था। एंड फाइनली जेफरी ने मीडिया ट्रायल्स में सब कुछ सच बता दिया। जेफरी ने अपने ट्रायल्स में खुद ये बताया था कि वो कैसे 17 लोगों को मारा था और वो 17 लोग कौन थे, ताकि पुलिस को थोड़ी मदद मिल जाए उनके फैमिली को इन्फॉर्म करने में और इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करने में। एंड फाइनली जेफरी को 9 लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया, मतलब 9 जन्म तक कारावास का सजा। यह सजा इसीलिए सुनाया गया था क्योंकि आई गेस दैट वाज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ द डिकेड, और कोई भी फांसी का सजा या मौत का सजा शायद उस क्राइम के लिए कम पड़ जाता। If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. अब यकीन हुआ कैसे एक इंसान ने 17 लोगों को
इतने बेरहमी से मारा था। भाई यार सच में मतलब मारा तो मारा, उनको कहा भी गया। यार मैं तो उन 17 लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनको इतनी दरिंदगी के साथ मार दिया गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।